हे एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। तो आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आगे से हमने फर्स्ट पार्ट में हमने ये इंट्रोडक्शन पढ़ा था, तो आज हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन। ओके, तो अगर अब तक आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देख लीजिए, फिर आगे की वीडियो देखना। एक्टिविटी 1.1 हमने पढ़ी थी, जिसमें हमें बताया था कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं ऑक्सीजन में तो किस में कन्वर्ट हो जाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। इस एक्टिविटी में हमने पढ़ा था कि हम मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न करेंगे तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, अगर हम इसे ऐसे ही लिखेंगे इतना लंबा लंबा कि जब मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है ऑक्सीजन के साथ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, ये डिस्क्रिप्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन अ सेंटेंस क्या हो जाएगी, क्वाइट लॉन्ग, थोड़ी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो इट कैन बी रिटन इन अ शॉर्टर फॉर्म। तो इसे हम शॉर्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज़ टू राइट इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ड इक्वेशन। हम इसे वर्ड इक्वेशन में लिख सकते हैं। वर्ड इक्वेशन में कैसे? मान लो हमने क्या लिया, हमने एक्टिविटी 1.1 में क्या लिया था, मैग्नीशियम। तो हमने लिख दिया कि हमने मैग्नीशियम लिया प्लस प्लस मतलब ऐड किया, इसमें क्या ऐड किया, ऑक्सीजन। एयर में क्या होती है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन उसके अंदर इसके साथ रिएक्ट करी और क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, तो ये होती है वर्ड इक्वेशन। अब ये भी हमें बड़ी लग रही है, आपको पता ही होगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है, तो वो आगे पढ़ लेते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। The substances that undergo chemical change in the reaction magnesium and oxygen are the reactant। इन्होंने बताया है वो सब्सटेंस जो अंडरगो करते हैं केमिकल चेंज इन द रिएक्शन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। ये जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है इसे इन्होंने क्या कह दिया कि ये रिएक्टेंट है। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या है, RHS, ये क्या है, LHS। तो उन्होंने कहा है कि ये होते हैं रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड पे। द न्यू सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड जो फॉर्म हुआ है वो क्या है, प्रोडक्ट है। और वर्ड इक्वेशन शोज चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स थ्रू एन एरो प्लेस बिटवीन देम। इन्होंने एक एरो भी दिखाया है कि कैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हुआ। ये रिएक्टेंट था मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और ये प्रोडक्ट बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। देखो मैंने बताया था ना कि रिएक्टेंट्स कहाँ पर लिखे होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। ये है LHS, ये है RHS। तो रिएक्टेंट्स LHS राइट साइड पे लिखे हुए हैं विद अ प्लस साइन, और उनमें क्या है, प्लस का साइन है बिटवीन देम। सिमिलरली प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड, और जो प्रोडक्ट है वो कहाँ पर लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड पे विद अ प्लस साइन। और अगर यहाँ पर कोई और प्रोडक्ट लिखते तो हम ऐसे प्लस लिख के उसको लिख सकते हैं। क्लियर? बिटवीन दैम द एरो हेड पॉइंट्स टुवर्ड्स द प्रोडक्ट एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। और ये जो एरो है ये क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। तो हमें पता गया वर्ड इक्वेशन कैसे लिखनी होती है। पहले जो हमने रिएक्टेंट लिए, जैसे हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन लिया, उसे लिखेंगे प्लस लगाकर, फिर एरो का साइन लगाकर जो प्रोडक्ट बना जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। Writing a chemical equation. Is there any other shorter way to representing chemical equation? अब हमें तो ये भी बहुत बड़ा लग रहा है, ये भी इसको भी अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं तो कैसे लिखेंगे? तो हम सिंबल्स का यूज़ करके उसे लिखते हैं। देखते हैं कैसे। Chemical equations can be made more concise and useful if we use chemical formula instead of words. केमिकल इक्वेशन को हम और कॉन्साइज बना सकते हैं अगर हम केमिकल फॉर्मूले को यूज़ करें इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। ऐसे पूरा मैग्नीशियम लिखने की बजाय हम उसको सिंबल यूज़ करें, जो कि सिंबल होता है Mg। क्लियर? तो उन्होंने यही यूज़ किया है। तो ऊपर केमिकल रिएक्शन क्या बन रही थी, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इन्होंने मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg, उसे ले लिया, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O2, इन्होंने O2 लिया, और गिव राइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है MgO। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन। ठीक है, और भी शॉर्टर फॉर्म में। Count and compare the number of atoms of each element on the LHS and RHS of the arrow। अब हम इसमें बैलेंसिंग देखेंगे। हमने ये देख लिया सबसे पहले कि केमिकल चेंज क्या होता है, फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था। फिर हमने इसमें एक्टिविटी पढ़ ली। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मूले का यूज़ करके लिख सकते हैं। अब हम बैलेंसिंग देखेंगे, कैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है।
तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ़ एटम्स काउंट करते हैं, एक एलिमेंट में कितने हैं। मान लो हमारा है मैग्नीशियम, ये जो मैग्नीशियम है ये सिर्फ एक ही एटम है, एक ही है, ठीक है। और ये होता है LHS, एक सेकेंड, ये साइड है RHS। हमें LHS इक्वल टू RHS करनी होती है कि जितने एटम्स यहाँ पर हैं उतने ही एटम्स यहाँ पर होंगे। तो देखते हैं, काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द LHS एंड RHS ऑफ द एरो इफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट द सेम ऑन बोथ द साइड्स। इन्होंने कहा कि क्या सारे एटम्स हर एक एलिमेंट के सेम हैं बोथ द साइड्स पे। देखते हैं कैसे। ये देखिए, यहाँ पर एक मैग्नीशियम है, यहाँ पर भी एक मैग्नीशियम है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है O2, लेकिन यहाँ पर तो एक ही O है। तो हम बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लगाएंगे आगे, और यहाँ पर भी 2। एक सेकेंड, मान लो हमने यहाँ 2 लगा दिया, अब यहाँ पे O2 हो गया, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 हो गए, लेकिन Mg यहाँ पर 1 है, यहाँ पर Mg 2 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 2 लगा देंगे। तो ये क्वेश्चन हमारी क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। अब आगे पढ़ लेते हैं, ठीक है। इफ़ yes then the equation is balanced। अगर इन्होंने कहा कि LHS इक्वल है RHS के, मतलब इधर भी सेम नंबर ऑफ एटम है और इधर भी, तो ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड। तो ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड। इफ़ नॉट देन द इक्वेशन इज़ अनबैलेंस्ड। अगर ये ऐसे नहीं है, एटम सेम नहीं है, तो ये इक्वेशन क्या है, अनबैलेंस्ड। बिकॉज द मास इज़ नॉट सेम ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। क्योंकि मास जो है वो सेम नहीं है। इधर देखो मास कितना है, 1 और 1, इधर 1, इधर 1, इधर 1, इधर कितना है, 2 है, इधर कितना मास है, 1। तो ये इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये क्या है, अनबैलेंस्ड। ये बैलेंस कंडीशन नहीं है, ये अनबैलेंस कंडीशन है, ठीक है। सच अ केमिकल इक्वेशन इज अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। इस केमिकल इक्वेशन को क्या बोलते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन। अनबैलेंस्ड रिएक्शन को हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी बोलते हैं। तो इक्वेशन 1.2 इज़ अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। हमें दिया गया है कि ये क्या है, एक स्केलेटल रिएक्शन है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे सेम नहीं है। अगर सेम होंगे तो बैलेंस इक्वेशन, अगर सेम नहीं होंगे तो अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड को हम स्केलेटल रिएक्शन भी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि अनबैलेंस्ड को और क्या बोल सकते हैं, तो हम क्या कहेंगे, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी बोलते हैं, ठीक है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू स्टडीड इन क्लास 9। आपको पता होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, आपने पढ़ा होगा। क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास जो है कैन नीदर बी क्रिएटेड नोर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मास कभी भी ख़त्म नहीं होता, डिस्ट्रॉय नहीं होता, ना ही कभी क्रिएट होता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, कि मास कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते, ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, इट कैन ओनली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दैट इज़ द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट present in the product of a chemical reaction has to be equal to the total mass of the element present in the reaction। इसे एक और डेफिनेशन भी लिख सकते हैं इसी लॉ की, कि जितने मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है प्रोडक्ट साइड में वो इक्वल होने चाहिए मास ऑफ रिएक्टेंट। देखो कैसे, जैसे इसी रिएक्शन को देख लेते हैं। इन्होंने हमें ये कहा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की, एक तो मास कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते, ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते। और दूसरा पॉइंट है कि जो इधर मास है ना, मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इन्होंने ये कहा है, ठीक है, कि जो मास है यहाँ पर कितना मास है, 2, यहाँ पर कितना मास है, 1। तो इन्होंने कहा है कि एक केमिकल रिएक्शन के अंदर जो मास है एलिमेंट का, रिएक्टेंट का, वो इक्वल होना चाहिए टू द प्रोडक्ट। देखो टोटल मास जो है, टोटल मास ऑफ द एलिमेंट, जो एलिमेंट का टोटल मास है प्रेजेंट है प्रोडक्ट में, वो इक्वल होना चाहिए टोटल मास ऑफ एलिमेंट जो प्रेजेंट है रिएक्टेंट में, ठीक है, समझ में आ गया। इन अदर वर्ड्स
द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम। जो नंबर ऑफ एटम्स है हर एक एलिमेंट में वो क्या रहने चाहिए, सेम। बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन, की केमिकल रिएक्शन होने से पहले भी और बाद में भी। हैंस वी नीड टू बैलेंस अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अब वो इक्वेशन जब स्केलेटल है, स्केलेटल मीन्स अनबैलेंस है, तो हमें उसे क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। इज द केमिकल इक्वेशन 1.2 बैलेंस। 1.2 इक्वेशन कौन सी है, ये। क्या ये इक्वेशन बैलेंस है, नहीं, ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, नॉट बैलेंस्ड। इक्वेशन 1.2 इज द स्केलेटल इक्वेशन फॉर द बर्निंग ऑफ इग्निशन एयर। कि ये इक्वेशन 1.2 जो है ये वाली, ये क्या है, स्केलेटल इक्वेशन है, ठीक है। तो हमें इसे बैलेंस करना पड़ेगा। अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं अब वो देखते हैं। मान लो हमने एक्टिविटी 1.3 अभी मैंने आपको नहीं कराई है, तो अभी आप यहीं से देख लीजिए, ठीक है। जब मैं आगे आपको केमिकल रिएक्शन के टाइप बताऊंगी तो मैं आपको एक्टिविटी 1.2 और 3 कराऊंगी, जो कि ये वाली है, ये और ये वाली, ठीक है। अभी आपको समझ में नहीं आएगी इसलिए। तो चलिए देखते हैं आगे। इन्होंने हमें एक इक्वेशन दे दी, मान लो आप अब भी इक्वेशन ऐसे देख सकते हैं। द वर्ड इक्वेशन हमें एक्टिविटी की दे रखी है कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड क्या दे रहा है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये वर्ड इक्वेशन है, याद रखेंगे इसमें वर्ड का यूज़ हुआ है, तो ये वर्ड इक्वेशन है। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अभी हमने पढ़ा था कि हम इसको सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जिंक का सिंबल क्या होता है, Zn। सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4। तो हमने H2SO4 ऐड करा, क्या बन गया, जिंक सल्फेट, ZnSO4, और हाइड्रोजन गैस जो बाहर निकली H2। समझ में आ गई इक्वेशन कैसे हुई, आपको धीरे धीरे इक्वेशन बनानी आ जाएगी, ठीक है। लेट अस एग्जामाइन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑन बोथ द साइड्स। ये देखो आपको ये बहुत लॉन्ग मेथड करा रखा है, ये मैं आपको रीड कराऊंगी। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं, ये बहुत लॉन्ग मेथड है, ये हम उस आगे पढ़ेंगे। तो पहले आप देख लीजिए कि बैलेंसिंग करते कैसे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, नंबर ऑफ, बैलेंसिंग का मतलब तो यही है कि हमें प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड पर, प्रोडक्ट साइड पे क्या करना है, नंबर ऑफ एटम सेम करने की, इधर भी सेम नंबर ऑफ एटम होने चाहिए और इधर भी, मतलब रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट होना चाहिए, हमें ये करना है, ठीक है। करें, देखिए सबसे पहले एक एलिमेंट लेंगे, यहाँ पे जिंक देखो, जिंक यहाँ पे ये रिएक्टेंट होता है, सबको पता होगा, और ये क्या है, प्रोडक्ट। यहाँ पर जिंक कितना है, 1, यहाँ पर भी जिंक कितना है, 1, ये तो हमारा बैलेंस है, ठीक है। अब देखो H2 देखो, H कितना है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2, ये भी क्या है, हमारा बैलेंस है। SO4 क्या है, यहाँ पे भी SO4 एक है, यहाँ पर भी SO4 है, ये रिएक्शन तो हमारी क्या है, बैलेंस ही है। लेट अस एग्जामाइन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑन बोथ द साइड्स। देखिए इन्होंने ऐसे ही कर रखा है, ये LHS, ये RHS, जिंक के यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी RHS में भी एक है। हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, 2 2। सल्फर यहाँ पर देखिए कितने हैं, सल्फर यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, ऑक्सीजन यहाँ पर भी 4 है, मतलब ये इक्वेशन तो बैलेंस है। ऐसे बैलेंस करते हैं इक्वेशन को, लेकिन ये तो हमें बैलेंस ही दी गई है। एज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज द सेम ऑन बोथ द साइड्स ऑफ एरो, तो इक्वेशन 1.3 क्या ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो कैसे पता करता है कि कौन सी इक्वेशन बैलेंस है, नहीं, कि नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे वो सेम होंगे LHS पे भी और RHS पे भी, तो इक्वेशन ये बैलेंस है। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट अस ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। आप ऐसे भी बना सकते हैं या तो आप माइंड में भी कर सकते हैं। पहले शुरू में आप ऐसे बॉक्स बना कर करें ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए, प्रैक्टिस होने के बाद आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ओके। तो देखो यहाँ पे ये हो गया हमारा LHS, तो अब हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। ये होता है LHS राइट हैंड साइड, ये है सॉरी ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड। ये होते हैं रिएक्टेंट और ये होते हैं प्रोडक्ट। अब इसे बैलेंस कैसे करेंगे, हम भी ऐसे टेबल बना के करेंगे पहले ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है।
ये देखिए 3 एलिमेंट है हमारे पास Fe, H और O। अब देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हैं एटम्स है और राइट हैंड साइड पे। Fe यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पर Fe कितने 3, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 1, यहाँ पर है 3। H कितने हैं यहाँ पर, H है यहाँ पर 2, H यहाँ पर है 2। हाइड्रोजन तो क्या है बैलेंस है। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 1 और ऑक्सीजन यहाँ पर है 4। अब हमें क्या करना है, ये हाइड्रोजन तो हमारा बैलेंस है, हमें Fe को और O को बैलेंस करना है। तो हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ पर Fe 3 है, यहाँ पर Fe कितना है 1, तो क्या हम यहाँ पर 3 लगा सकते हैं, इसे इरेज कर कर हम यहाँ पर 3 लगा सकते हैं। हमने आगे 3 लगा दिया, यहाँ पे 3 Fe हो गए, यहाँ पे भी 3 Fe हो गया हमारा बैलेंस, ये भी क्या हो गया 3 हो गया। अब ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 4। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 लगा देंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने H2O के बाहर पहले क्या लगा दिए 4। अब देखो इक्वेशन बैलेंस हो गई, यहाँ पर 3 Fe है, इधर देखो यहाँ 3 Fe है, एक सेकेंड, यहाँ पर 3 Fe है, यहाँ पर भी 3 Fe है, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, कितने हाइड्रोजन हो गए यहाँ पर 8, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेंगे 8। अब हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गए, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे 4, इसके आगे भी 4 लिख देंगे, 4 2 ज़ा 8, यहाँ 2 है ना नीचे इसके पैर में, तो ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर भी 8 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पर भी 8 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं 4, यहाँ पर ऑक्सीजन 4। देखो मैं आपको बताती हूँ, टेबल आपको पता चल गई। क्या था यहाँ पर था 3 Fe थे हाइड्रोजन, हमें ऑक्सीजन यहाँ 4 है, यहाँ पर भी 4 करने, यहाँ पर 1 है, तो हमने आगे यहाँ 4 लगा दिया। अब देखो Fe तो 3 हो गए, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए 4 और 2, 4 2 ज़ा 8 हाइड्रोजन हो गए, लेकिन यहाँ पर तो खाली 2 हाइड्रोजन है, तो 8 कैसे करेंगे, हम इसके आगे 4 लिख देंगे। यहाँ कितने हो गए, ये भी 8 हो गए, हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर, ऑक्सीजन हो गया यहाँ पर, ऑक्सीजन कितने हैं 4, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन क्या हो गए 4। तो ये इक्वेशन हमारी क्या हो गई बैलेंस। समझ में आ गई, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और नेक्स्ट चैप्टर आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।